नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईवीएस के बारे में, ईवीएस फॉर सीटेट। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो सीटेट का हमारा फर्स्ट पेपर होता है तो उसमें 30 मार्क्स का हमारा ईवीएस आता है, जिसमें जो हमारा प्राइमरी लेवल यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक जो भी ईवीएस होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आज का जो ये वीडियो है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मैंने अपने सीटेट का जो एग्ज़ाम दिया था उसके लिए मैंने स्टडी किया था इन नोट्स से। और ये मैंने नोट्स जो बनाए हैं ये मैंने 3 बुक से मिलकर बनाए हैं। एक तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए अरिहंत की सक्सेस मास्टर ली थी, उससे भी पढ़ाई की थी मैंने, तो उससे नोट्स बनाए हैं। और साथ ही मैंने जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं प्राइमरी लेवल की उससे स्टडी किया था, तो उससे भी मैंने इसमें नोट्स ऐड करे हुए हैं। और मैंने साथ ही अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से एक बुक ली थी यूटेट की फर्स्ट पेपर के लिए, तो मैंने उससे भी इसमें नोट्स ऐड किए हैं। सो एक ही जगह पे आपको 3 बुक से नोट्स मिलेंगे, तो ये आप लोगों के लिए 70 to 80% आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूर्ण रूप से आप इसी पर निर्भर रहें कि आपने बस इसी को पढ़ लिया और हो गया आपका ईवीएस क्लियर, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसको भी पढ़ना है और सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको जो बुक्स हैं, जो भी बुक्स रिकमेंड करते हैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। और साथ ही यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस आती हैं सीटेट की तैयारी कराते हैं उससे भी थोड़ा बहुत वीडियोस देखते रहिएगा, तो आप लोगों का जो सीटेट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सीटेट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है, पढ़ाई तो आप करिए ही लेकिन साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेस्ट भी दीजिए। जैसे कि मैंने अपनी पहले की जो वीडियोज़ हैं उस पर भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था, जिसमें मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस करी थी और उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, आपकी स्पीड इन्हेंस होती है, जो आप क्वेश्चंस गलत कर रहे होते हो उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स होता है। साथ ही जो आप आंसर्स जो गलत करते हैं पूरा उसके बारे में डिटेल में उसका आंसर्स भी बताते हैं। सो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन, तो देखिए उसका जो 1 मंथ का है वो आई थिंक वो 199 का है, सिर्फ 1 मंथ का है वो। और अगर आप लोग पूरे साल का लेते हैं तो वो आपको 299 का पड़ता है, ठीक है। तो मैं जो अपना टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आपको मैं अपना कोड भी दे दूँगी। अगर आप मेरा कोड डाल के वहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद जब आप परचेज़ करेंगे, अगर तो जब आप लोग उसका जब हम बाय करते हैं ना वहाँ पे, तो नीचे कॉर्नर पे लिखा आता है अप्लाई कूपन, ठीक है। तो आप जब अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे और मेरा जो कोड वहाँ पे डाल के अप्लाई करेंगे, तो जो वो आपको 299 का पड़ रहा था वो आपको थोड़ा सा कम में पड़ जाएगा, वो 30 to 40 रुपीज़ आपके और कम हो जाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है टेक्स्ट बुक, जिसमें आप लोग बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट आते हैं, हर अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स की आपकी प्रैक्टिस के लिए आता है, और सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, यूटेट के लिए। और साथ ही जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, आईएएस के बारे में, उस सब चीज़ के बारे में आपको एक ही टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट ऐप है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग उसको ज़रूर लें, उसमें प्रैक्टिस भी करें और आपका सीटेट देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं ईवीएस के नोट्स के बारे में। और जो ये ना ये काफ़ी लंबा है, तो इसको हम ना पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ईवीएस का सिलेबस देखा होगा, उसमें हमारा ये आता है परिवार एवं मित्र यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो परिवार शब्द है ये अंग्रेजी शब्द फैमिली का ही हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है। परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज का निर्माण कैसे होता है, जब बहुत सारे परिवार आपस में मिलते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। इसीलिए जो सामाजिक संगठन है तो इसमें परिवार को एक इकाई माना गया है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है, आपसे घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, नहीं तो आप चाहें तो एनसीईआरटी की पूरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में आपको नोट्स मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और बेनिफिशियल भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक है आवश्यक और दूसरे हैं अनावश्यक। तो कार्यों के आधार पर परिवार को किसने बांटा है? मैकाइवर ने बांटा है। और किन 2 भागों में बांटा है? आवश्यक और अनावश्यक भागों में। आगे बढ़ते हैं।
ऑर्गबन और नेमकॉफ ने पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। फिर परिवार का जो वर्गीकरण किया गया है, तो परिवार किस प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है और अन्य प्रकार कैसे हो गए, जैसे मातृस्थान, वैवाहिक, समरक्त संबंधी परिवार, जिसे कि अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है, केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, मतलब कि अविवाहित बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, ऐसे मतलब सभी लोग रहते हैं। मातृ जो अन्य प्रकार होता है परिवार का, जिसमें एक होता है मातृस्थान, यानी कि जहाँ पे जो हमारे हेड होते हैं फैमिली के, वो माताएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं। हमारे संबंध कैसे बनते हैं, वैवाहिक आधार पर बनते हैं, इस प्रकार के परिवार होते हैं। और साथ ही जो अभिविन्यास परिवार, जिसे कि समरक्त संबंधी परिवार भी कहते हैं, यहाँ जहाँ पे मतलब एक ही रक्त, जैसे पिता, उनकी बेटी, उनका बेटा, तो ये क्या हो गया, ये समरक्त परिवार हो गया, जहाँ पे केवल एक ही खून के ब्लड रिलेशंस वाले फैमिली जो होती है वो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रता का भी वर्गीकरण किया गया है। एक मित्रता होती है हमारी उपयोगिता की मित्रता, जैसे कि हमें किसी से कुछ काम होता है ना, तो सिर्फ काम के लिए एक हमारी मित्रता होती है। एक होती है अच्छी मित्रता, या आप कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, जो आपके जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे आता है आनंद की मित्रता, मतलब जिसके साथ सिर्फ आप एक इंजॉयमेंट के लिए फ्रेंडशिप रखते हो। ठीक है, तो जो मित्रता है, जो हमारी फ्रेंडशिप है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, उपयोगिता की मित्रता, अच्छी मित्रता और आनंद की मित्रता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संबंधी कैसे, हमारे संबंध जो हमारे रिलेशंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो एक होता है हमारा वैवाहिक संबंध बनता है, और एक होता है समरक्त संबंध, यानी कि एक ही रक्त के होते हैं, एक ही ब्लड के जो हमारे रिलेशंस बनते हैं वो। और एक होता है जब से किसी की शादी होती है, तो शादी से जो नई फैमिली हमारे साथ जुड़ती है, तो ये एक दूसरा रिलेशन हो जाता है। तो हमारे संबंध जो होते हैं, किसी के साथ जो रिलेशंस होते हैं, उसका भी क्लासिफिकेशन किया है, वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। आगे बढ़ते हैं। कौन से, अब आगे हम विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डॉल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि खेलकूद एवं सामान्य क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप इसके साथ ये भी स्टडी कर लीजिएगा कि जो ये विधि, जो हमारी ये टीचिंग मैथड्स हैं, यानी कि आज आप देखते हैं कि जो बच्चों को अलग अलग मैथड से टीच किया जाता है, तो ये अलग अलग विधि हैं, जिसमें कहीं पे हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू कराते हैं, कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, खेल कूद के द्वारा या सामान्य शिक्षा के द्वारा। बेसिक शिक्षा, यानी कि जैसे कि कुछ उन्हें क्रियाकलाप करा के बेसिक ज्ञान प्रदान करके उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। तो ये जो अलग अलग विधियां हैं, ये किसने बनाई हैं, कौन इसके प्रतिपादक है, तो इनका भी आप याद कर लीजिएगा नाम। ठीक है, तो ये शिक्षा देने की, बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन पौधों में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार बना के, कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है, उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। परागण प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। जो कौन सी वो प्रोसेस होती है कि जिससे पौधे प्रजनन करते हैं, तो वो परागण की प्रक्रिया होती है। आगे आता है कि मॉर्फिन, देखिए ये इसी चैप्टर का तो नहीं है ये, लेकिन ये अलग से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्टार बना के दिया है। ठीक है, जो मॉर्फिन जो औषधि है वो अफीम से मिलती है। नेक्स्ट है अमीबा व पैरामीशियम, ये निगलने का कार्य करते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे पराग कहते हैं। फिर है 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, यानी कि 3 महीने का कोई हाथी का बच्चा जो होगा उसका वेट कितना होता है, लगभग 2 क्विंटल होता है। ये बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है जंतु और पौधे। तो इसका जो पहला है कि R.H. हिप्टेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। तो सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में किसने विभाजित किया है, तो R.H. हिप्टेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। तो देखिए, जैसे पहला है आता है जीवाणु का अध्ययन, जिसके अंतर्गत जैसे कि मोनेरा, ये क्या हो गया, ये जीवाणु का अध्ययन होगा। और प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। कवक में मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। पादप जगत में पौधों का अध्ययन करते हैं, और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। आई रिपीट, मोनेरा क्या होता है, जीवाणुओं का अध्ययन होता है। प्रोटिस्टा होता है अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। कवक, मशरूम और फफूंद का अध्ययन। पादप जगत में पौधों का अध्ययन होता है, और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन होता है। आगे है, जड़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झगड़ा जड़।
तो जो मूसला जड़ होती है, तो जैसे कि मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि, तो ये कुछ नाम दे रखे हैं मैंने। इनकी जो जड़ है वो कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। और झगड़ा जड़ कैसी होती है, किसकी होती है, जैसे गेहूं की, घास की, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन। तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्याज देखा होगा, तो जैसे कि हमारा प्याज है तो आपने इसकी देखे होंगे ऐसे इसकी जड़ होती है ना। तो ये हो गई झगड़ा जड़, जो मतलब कि जो एक साथ ऐसे क्या होती है, जुड़ी होती है। और मूसला जड़ आप इसका कह सकते हैं कि जिसमें जो इस प्रकार की होती है ना, जो इस तरह की होती है इसे कहते हैं मूसला जड़, और जो इस प्रकार की होती है उसे झगड़ा जड़ कहते हैं। फिर आता है कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो तीव्र होती है। देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तो वो कौन से प्रकाश में तीव्र गति से होती है, तो कौन से रंग में होती है, लाल रंग में। और उसके पश्चात यानी कि लाल रंग के बाद बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तीव्र होती है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा रेड कलर है और सेकंड पे हमारा बैंगनी रंग है, ठीक है। फिर आता है हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि फाख्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाख्ता नामक पक्षी जो काफ़ी छोटा होता है और कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि वो कौन सी चिड़िया है, कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाते हैं, तो कौन है वो, फाख्ता चिड़िया है। फिर है नागफनी, जिसे इंग्लिश में कैक्टस बोलते हैं। तो इसमें जो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसके हरे रंग वाले तने में होती है। क्यों तने में इसलिए होती है क्योंकि उस पर ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती हैं। उसके तने में जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो हमारे कैक्टस के तने में होती है, उसके स्टेम में होती है, क्योंकि उसकी पत्तियाँ जो होती है वो कांटेदार होती है, कम भी होती है और कांटेदार भी होती है। तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो उसके कैक्टस के स्टेम यानी कि तने में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फूल के कई भाग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, भारदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये फूल के भाग होते हैं। फूलों में सबसे बड़ा फूल, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, रफलेशिया होती है। और सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, फूलविया। देखिए आप जब भी कुछ चीज़ याद करते हो ना तो थोड़ा सा उसकी ट्रिक बना दिया करिए, ठीक है। जैसे ये बड़ा सा फूल है तो रफलेशिया, रफ हो गया यानी कि वो इतना बड़ा है कि वो रफ हो गया। सबसे छोटा है कि सबसे छोटा है वो फूल गया कि मैं छोटा हूँ तो ऐसे तरीके से आप एक ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो फूल में सबसे बड़ा फूल कौन सा, याद रखिएगा, रफलेशिया। और सबसे छोटा फूल कौन से, फूलविया। जैसे हम गुस्से से फूल जाते हैं ना कि हमारी तारीफ़ नहीं हुई है ना, जैसे हम किसी भी चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं तो हम फूल जाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ा हो गया वो सबसे बड़ा हो गया, क्या हो गया, रफ़ हो गया। और जो सबसे छोटा है वो गुस्से में फूल गया, तो फूल से फूलविया, ठीक है। और रफ से रफलेशिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सादी प्लस पॉइंट है कि फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, इजी है ये पर याद होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अब देखिए अलग अलग एरिया में हमें पौधे मिलते हैं तो उनको भी क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि जलोद्भिद, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफाइट, यानी कि जो पौधे जल में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। और इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, जलोद्भिद बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पानी में कौन होता है, कमल, हाइड्रिला, जल लिली। तो ये आप थोड़े से कुछ याद कर लीजिएगा, कुछ प्लांट्स के नाम जो हमारे पौधों में उसमें पानी में होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, जो भी जल में पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। फिर लवणोभिद किसे कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हेलोफाइट्स कहते हैं। दलदली क्षेत्र में, यानी कि जो पौधे दलदली क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे पौधों की जड़ें जो होती है ज़मीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। इसका उदाहरण क्या है, सॉल्ट मार्श, जो सॉल्ट मार्श है वो इसका उदाहरण है लवणोद्भिद का, यानी कि हेलोफाइट का। आगे हम बढ़ते हैं समूहोद्भिद, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफाइट। खेती योग्य ज़मीन पर होते हैं, यानी कि जो खेती योग्य ज़मीन होती है, यानी कि जो अच्छी ज़मीन होती है, खेती योग्य होती है, उस ज़मीन पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें समूहोद्भिद यानी कि मेसोफाइट कहते हैं। इनका जो तना होता है वो ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, यानी कि इस पर ब्रांचेस भी होती हैं इन पौधों में, इन प्लांट्स में, जैसे कि मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे आम के पेड़ होते हैं तो देखिए उसका तना ठोस होता है, उससे ब्रांचेस भी होती हैं और खेती योग्य भूमि होती है ना। तो मेसोफाइट कहेंगे उनको जो खेती योग्य भूमि पर या ज़मीन पर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें मेसोफाइट कहते हैं। फिर बढ़ते हैं मरुद्भिद में।
तो जो हमारा ये मरुद्भिद होता है जिसे कि ज़ीरोफाइट कहते हैं, तो जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मरुद्भिद यानी कि ज़ीरोफाइट कहते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो मिलता नहीं, तो वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती है पानी की तलाश में, है ना। तो इनकी जो जड़ें होती हैं गहरी होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं। पौधों का जो तना होता है वो कैसा होता है? गद्देदार और मोम की परत से ढका होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि नागफनी, एकासिया, यूफोबिया। तो ये इसके एग्जाम्पल है हमारी ज़ीरोफाइट के। तो आई रिपीट, ये क्षेत्र के आधार पर भी पौधों का वर्गीकरण है। एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिद यानी कि जो पेड़ पौधे कहाँ पे होते हैं? पानी में होते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट यानी कि जो दलदली क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। मेसोफाइट कहते हैं उन एरियाज़ में होने वाले पौधों को जो खेती योग्य होती है, यानी कि खेती योग्य ज़मीन पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें मेसोफाइट कहते हैं। ज़ीरोफाइट कहते हैं जो हमारे डेजर्ट एरिया में जो हमारे वेजिटेशन होते हैं उसे ज़ीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बरगद को स्तंभ जड़ यानी कि टैप रूट भी कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रोटन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से बार बार रिवाइज करेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। जो क्रोटन है वो जो क्रोटन पौधा होता है वो फसल के साथ बोया जाता है, यानी कि जब हम फसल उगाते हैं तो उसके साथ में हम इस क्रोटन पौधा को भी उगाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जड़ें जो होती हैं वो अधिक नीचे तक नहीं होती हैं, और जब ये मुरझाने लगता है तो पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें ना बहुत सारे ही आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे आपके पेड़ पौधे आएंगे जो आपको याद रखने हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बार बार अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप इसको याद रखेंगे कि जो क्रोटन पौधा होता है वो फसलों के बीच में लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये पता करने के लिए कि कब फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। पहला, इस पौधे को यानी कि जो हमारा क्रोटन पौधा है इसे फसल के साथ बोते हैं। सेकंड चीज़ क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं। थर्ड क्या होता है कि जब ये मुरझाने लगता है तो इससे देखकर पता चलता है कि अब जो हमारी ये फसल है इसको सिंचाई की यानी कि इरिगेशन की आवश्यकता है। तो ये इरिगेशन चाहिए, इसका बताने का काम कौन करता है? क्रोटन, ये क्रोटन पौधा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेजड़ी। तो ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे सीटेट में। पहले के पेपर आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया है कई बार। और ये क्रोटन वाला भी, अधिक पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है खेजड़ी वृक्ष को। इसकी फलियों की सब्जी भी बनती है, पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है, और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, ये छायादार होता है। तो ये जो पेड़ होता है ना खेजड़ी का, ये पूरा का पूरा यूज़फुल होता है, यानी कि इसको हम हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। छायादार भी होता है, इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगता है, तो मीन्स फर्नीचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फलियों की सब्जी भी बन रही है, आप इसको खा भी रहे हो, और ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेगिस्तानी ओक पे। बहुत क्वेश्चन आए हैं सीटेट में पहले भी इससे, कि जो रेगिस्तानी ओक होता है ये मुख्यतः कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, ये जल में स्थिर होता है और इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि रेगिस्तानी निम्नलिखित में से रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। तो जैसे कि आपको 2 से 3 सेंटेंस दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से बिल्कुल पता होगा तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है ना। तो आपका आंसर राइट चला जाएगा। तो इसीलिए जो इसके साथ साथ मैंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं तो घटपर्णी पौधा, जिसे कि इंग्लिश में नेफेंथिस कहते हैं। तो ये पेड़ जो कीड़े मकोड़े, मेंढकों, चूहों एवं छोटी जीवों को खा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। या कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? घटपर्णी पौधा। इनका जो आकार होता है वो लंबा घड़े जैसा, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, और इसमें से एक खुशबू निकलती है। तो खुशबू क्या निकलती है? तो वो क्या करती है? कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करती है। इसकी खुशबू को सूंघ कर जो आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं तो उस खुशबू के पीछे पीछे चले आते हैं और ये पौधा उसको खा लेता है। ठीक है, और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, और यहाँ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। घटपर्णी पौधा के बारे में भी पहले कई बार आया है। पहला तो ये कीड़े मकोड़ों को, मेंढक को, चूहों को, सबको खा लेता है। इसके अंदर से खुशबू निकलती है, यही खुशबू अट्रैक्ट करती है कीड़े मकोड़ों को इसके पास आने के लिए, ठीक है। और इस पर क्या होता है, इस पर इसका घड़े जैसा आकार होता है और पत्ती नुमा इसमें ढक्कन होता है। इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा कहाँ पे पाया जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये भारत में मेघालय में पाया जाता है और ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा। आगे हम बढ़ते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का भी वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, शारीरिक रचना के आधार पर कशेरुकी जंतु, यानी कि जिनमें अस्थियां होती हैं, जिन जीव जंतुओं में अस्थियां होती हैं, इस आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता आदि, यानी कि जिसमें भी अस्थियां होती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। और जिसमें अकशेरुकी, यानी कि जिसमें अस्थियां नहीं होती, जैसे कि केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि आदि, जो भी मतलब जिसमें अस्थियां नहीं होती हैं, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। फिर पोषण के आधार पर भी किया गया है वर्गीकरण, स्वपोषी या आत्मपोषी, और इसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हरे पौधे, जैसा कि आप जानते हैं पूरी पृथ्वी में केवल एक हरे पौधे हो गए हैं, या फिर युग्लिना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आत्मपोषी होते हैं। बाकी सभी जीव जंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्हीं उत्पादक पेड़, जो हमारे ये हरे पौधे होते हैं, इन पर निर्भर होते हैं, ठीक है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम सभी जीव जंतु क्या होते हैं, इस पर मतलब डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और परपोषी क्या होते हैं? अन्य सभी जीव जो होते हैं, जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो जैसे अगर हर्बीवोर हो, चाहे ओमनीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो, ठीक है, तो हम सभी लोग क्या हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में हम इन्हीं स्वपोषी पर, इन्हीं हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोशिका के आधार पर, ठीक है। तो हमारी कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय जंतु, यानी कि जिसमें एक सेल्स पाया जाता है, वो जंतु, जैसे कि एमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि, इन्हें प्रोटोजोअन भी कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु को, ठीक है। और जो बहुकोशिकीय जंतु मतलब कि जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, जैसे कि सभी जीव और स्पंज, ये क्या हो गए, बहुकोशिकीय। हम मनुष्य भी बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक कोशिकीय जंतु क्या होते हैं, जिनके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो केवल एक ही सेल से, एक ही कोशिका से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रजनन के आधार पर। तो प्रजनन के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो ये है हमारे अंडायुज और जरायुज के, उसमें डिवाइड किया गया है प्रजनन के आधार पर भी जीव जंतुओं को। अब जैसे कि अंडायुज क्या होते हैं, कि जो जीव जंतु क्या करते हैं, अंडा देते हैं, यानी कि बच्चों के रूप, वो डायरेक्ट बच्चों को नहीं जन्म देते हैं, वो अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं, जैसे कि छिपकली, मेंढक, पक्षी आदि। और जरायुज में क्या होता है, जो जीव जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि हम मनुष्य, गाय, हाथी। तो हम क्या करते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडायुज होते हैं तो ये अंडे देते हैं, और इन अंडों में से इनके बच्चे निकलते हैं। फिर वास स्थान के आधार पर, जहाँ पे ये रहते हैं, इसके आधार पर, तो कुछ जीव जंतु स्थलीय होते हैं, यानी कि जो हमारे लैंड पार्ट पे रहते हैं, मनुष्य, छिपकली, चूहा आदि क्या हो गए, स्थलीय। और जलीय क्या हो गए, जो पानी में रहते हैं, और जैसे कि मछली, स्पंज आदि। और मरुस्थलीय, यानी कि वो जीव जंतु जो मरुस्थलीय, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। फिर स्तनधारी क्या होते हैं, कि जो बच्चे पैदा करते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। देखो, स्तनधारी आप जानते हो, लेकिन इसकी एक विशेषता क्या है, कि जो स्तनधारी होते हैं ये बच्चे पैदा करते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं, जैसे कि गाय, हिरन, चूहा, मनुष्य आदि। और वायुवी जंतु कौन से होते हैं, जो वायुमंडल में विचरण करते हैं, जैसे कि पक्षी, ड्रैको आदि, ठीक है। तो आई रिपीट, स्तनधारी कौन से, स्तनधारियों की विशेषता क्या है, कि ये बच्चों को तो भी पैदा करते हैं, साथ ही इनके शरीर पर भी बाल होते हैं, ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं। और साथ ही वायुवी जंतु होते हैं जो वायुमंडल में विचरण करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जंतुओं में श्वसन की बात करेंगे।
तो जैसे कि मेंढक है और इनके यहाँ पे सांस लेने वाले अंग दे रखे हैं और यहाँ पे जंतुओं के नाम। तो जो मेंढक है वो कैसे सांस लेता है, ये अपने फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। जो केंचुआ होता है ये अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से, जो कैसी होती है, आर्द्र यानी कि नमी होती है इसमें और चिकनी होती है। आर्द्र को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिड। और फिर ये मक्खी या कॉकरोच ये किससे लेते हैं, ये वातक हैकिया से लेते हैं सांस। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी ये फेफड़े से लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली इनके गिल्स होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन हो गए, ये किससे लेते हैं, फेफड़े, नासा द्वार और वात छिद्र होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। आज के लिए कि इनफ है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आज के लिए हम इतना ही हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।